करें, अभी कमेंट करके शेयर करके, अगर रिकॉर्डर देखते हैं तो वो फेसबुक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ दीपक जी के पास। दीपक जी, जय भीम जय मूल निवासी। ये दीपक जी हैं, झारखंड से हैं और मूल निवासी, सॉरी, पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उसके बाद फिर हैं चंदन जी। चंदन जी को स्क्रीन पर लाए जी, हाँ। जय भीम जय मूल निवासी चंदन जी, ये जय हैं यहाँ झारखंड से। और फिर और अगले पैनलिस्ट जो हैं वो आदित्य प्रधान जी हैं। आदित्य प्रधान जी, जय भीम जय मूल निवासी। और जय भीम। ये हमारे जी पीपीआईडी, ये उपाध्यक्ष है पीपीआईडी बिहार प्रदेश के। तो हमारे इतने महत्वपूर्ण है, तो आज बहुत ही गंभीर पर चर्चा होने वाली है। दर्शक जहाँ भी संभव है वहाँ अपना शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप से, और भी जो है इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है वहाँ भी। तो मैं दर्शकों को सबसे पहला प्रश्न जो है दर्शकों के की जानकारी के लिए, और वो है चंदन जी से। चंदन जी, आंदोलन की शुरुआत कब से और किस किस परिस्थिति में हुई थी चंदन जी? मेरा माइक अनम्यूट, मेरे आवाज आ रही है? चंदन जी सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपका। सर, आपका सवाल है बाबा साहब का आंदोलन की शुरुआत कब से और किस परिस्थितियों से हुई। जी जी। जी सर। जी। तो सर, ये पहले हम देखते हैं कि परिस्थितियां, सर उस समय की परिस्थितियां हम लोग ये अच्छे से जानते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्यों का आक्रमण हुआ था भारत, उसके बाद से हमारे हमारे अपने लोगों का जो रहन सहन तरीका था, जो पूरे विश्व में सबसे नामी रहन सहन था, भारत सोने की चिड़िया थी, वो सारा कुछ तहस नहस हो गया। सारा कुछ आप देख सकते, आप देख अभी पढ़ते भी होंगे कि उसका कोई नामो निशान रहा नहीं गया है। और उसके बाद से ये जाति प्रथा बना, किस प्रकार उसको जाति प्रथा बनाया गया, किस प्रकार अपने आप को ऊपर और बाकी को नीचे रखा गया। इस तरह से करते करते महिलाओं को सिर्फ मतलब घर के भीतर रखा गया। जी, उसके वर्ण प्रति व्यवस्था बना, उसके बाद जाति व्यवस्था बनी सर, वो भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बना। ये लंबा समय तक चला, बहुत समय तक चला। बुद्ध का काल भी आया, उस पर बहुत कुछ सुधार भी हुआ। उसके बाद से जब बृहदत्त का समय आया तो वो लिखित रूप पे मनुस्मृति के साथ वो कानून एक लागू हुआ कि उसके साथ ऐसा किया जाए, छोटे जातियों के साथ ऐसा किया जाए। और खास करके देखा जाए जो आज के शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उन लोगों के साथ ज्यादा जाति हुआ। और ओबीसी के साथ था वो थोड़ा, इससे थोड़ा कम था, और एक दूसरे को ऊपर नीचे रखा गया ताकि आपस में एक ना हो सके, एक जुड़ ना सके। एक भाई जो थे किसी टाइम, वो फिर दोबारा एक दूसरे को अपना भाई ना मान सके, एक दूसरे को दुश्मन मान सके, ऊपर छोटा नीचा मान सके। तो वो समय चल रहा था, एक दूसरे को छुआछूत करते थे। हम अगर तुमसे मतलब हम किसी से छोटा है तो क्या वो हमसे भी छोटा है, इस तरह से चलता आया। और आज वो समय आता आते हमारे बहुत से महापुरुष भी रहे जो काफी इसको लेके आंदोलन भी चलाए, बहुत हद तक सफल भी रहे। अपने जीवन काल में हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा किए कि आज हम लोग उनकी प्रतिमा रखते भी हैं, उसको मानते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनकी कहे हुई बातों पे चलते भी हैं। बहुत से साथी हमारे हैं जो उस बात पे चलते भी हैं, और आज हम लोग ये एमबीएन न्यूज चैनल भी चला रहे हैं। तो उन्हीं के आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग ये न्यूज चैनल चला रहे हैं। तो सर, आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत खराब थी। आप ये भी जानते होंगे कि बाबा साहब के पिता जो सूबेदार थे, उनके कहने पे तो बाबा साहब को स्कूल में एडमिशन मिल गया था, पर मिलने के बाद उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। यानी कि उसको स्कूल में सबके साथ बैठाया नहीं जाता था, उनको बाहर बैठाया जाता था किसी। जी जी। मैं चंदन जी, मैं रोकना चाहूंगा। एक सवाल में है कि आंदोलन की शुरुआत, उनकी पढ़ाई की शुरुआत की बात नहीं करना है, मैं सवाल में नहीं है। आंदोलन की शुरुआत कब से और किस परिस्थितियों में की है, तो वही सर हुई परिस्थिति थी? ही बता रही जी है कि उस समय का परिस्थिति छुआछूत का परिस्थिति था। और आंदोलन की शुरुआत सर, जहां तक हमको नॉलेज है कि बाबा साहब जब अपना पढ़ाई यहाँ भारत में कंप्लीट करके जब वो स्कॉलरशिप के लिए गायकवाड़ जी से और साहू जी महाराज से
उनको एक वादा करके साहू जी महाराज उनसे एक शर्त रखे थे कि तुमको आपको हम स्कॉलरशिप में विदेश तो भेजेंगे पढ़ने के लिए, पर तुमको विश्वास है कि तुम वहां से पढ़ के अव्वल दर्जे से आओगे और आने के बाद तुमको हमारे ही राज्य में तुमको यहाँ पे हमारे लोगों को हमारे यहाँ पे नौकरी करना होगा। तो वो गए, उसी तरह वो वहां से पढ़ के आए। पढ़ के आने के बाद जब वो यहाँ नौकरी करने लगे, तो नौकरी जब कर रहे थे तो उनको यहाँ पे नौकरी तो लग गई, पर उनको वहां पे रहने के लिए बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि वो छोटे जाति से तथाकथित छोटे जाति से होने के कारण उनको कोई अपने घर में रहने नहीं देने लगा। लास्ट में वो बहुत परेशान थे। उनके एक दोस्त थे ब्राह्मण, जो कि मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी से थे, वो उसको हेल्प तो किए, पर उसके घर में भी वो मतलब भेदभाव का वो स्थिति था कि वो अपने घर वालों के कहे मुताबिक या अपने वाइफ के कहे मुताबिक उसको रख नहीं पाए। तब उन्होंने क्या किया, एक पारसी समुदाय के यहाँ पे गए और अपनी जाति को छुपा के उन्होंने कुछ दिन तक तो रह के काम किया। पर जैसे जैसे उन लोगों को पता चला कि एक अछूत जाति का कोई आके यहाँ पे रह रहा है, तो उसके साथ मारपीट भी किया। वो अपनी किताब में मतलब लिखे भी है कि वो रोए भी थे उसको लेके। तो उस दिन से सर मतलब उनके अंदर ऐसा एक भावना आया कि ये जो छुआछूत है इस तरह से बहुत, जब मेरे जैसे अव्वल दर्जे पे पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा। यही सेम चीज ज्योतिबा फूले जी के साथ हुआ था। तो इसी दिन से हमको लगता है कि वो अपना आंदोलन को तेज किए। आंदोलन तेज करने के बाद वो अपने राजनीति में भी भाग लिए। वो अपने बातों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत समय समय पे वो अपना पत्रिकाएं भी निकाली, जिसको मूक नायक कहा जाता है, यानी कि गूंगों का हीरो, यानी कि जो बिना बोले अपनी बातों को बहुत लोगों तक पहुंचाए। ऐसा उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से सर ये पहला सवाल का जवाब यही होगा जी कि जी, उन्होंने अपना। आपने बहुत 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 धन्यवाद। आपने बाबा साहब के जो शुरुआती दौर था पढ़ाई शिक्षा पूरा करने के बाद जो यहाँ भारत लौटने पर और जो बुरी परिस्थितियां से परिचय कराएं कि उनको रहने तक का आश्रम में मुश्किल था, जिन्हें इतनी उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भी देश विदेश उनको सम्मान दे रहा था, पर देश में नहीं, लोग सम्मान नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं वहाँ अपनत्व की कमी थी, और जो अपनत्व दिखाते हैं हिंदुत्व के नाम पर या और कई तरह के लोक लुभावन बातों को लेकर के, वो नितांत अभाव था, वो अभी भी कहीं कहीं दिखता है। जी शुक्रिया। मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न के साथ जाना चाहता हूँ, मूल निवासी दीपक जी के साथ। दीपक जी ध्यान दें, बाबा साहब ने अपना आंदोलन एक जाति के लोगों से प्रारंभ किया, मगर उनके लक्ष्य पूरे भारत के 85% पिछड़े वर्गों के लिए था। इसे आप विस्तार से बताएं दीपक जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सेंटर में टच कीजिए, माइक का एक आइकन दिखेगा, स्क्रीन टच कीजिए सर, मोबाइल छोड़ दिया, मोबाइल का स्क्रीन जो बीच में है वहां टच करें। दीपक जी आप सुन पा रहे हैं? एक टच करके छोड़िए, फिर 3 आइकन दिखे सेंटर वाले। सबसे किनारे होगा आपके बाईं ओर, उसे टच करेंगे 3 आने के बाद। हाँ सर, तो सभी साथियों को आज आज के इस सेशन में हमारे साथ बैठे हैं और श्रोताओं को मेरी ओर से जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वप्रथम जब 1918 के बाद पढ़ के वापस आए, हमारे साथी ने अभी कहा, वापस जब आते हैं उसके बाद उनको, क्योंकि अंग्रेज के काल में डिप्रेस क्लासों की बात रखने के लिए एक मंच का स्थापना हमारे लड़ाकू जो बाबा साहब से पहले जो लोग थे, ऐसे कहा जाए कि ज्योतिबा फुले साहब और तमाम जैसे लोगों ने सवाल उठाए थे अंग्रेजों के सामने, इस वजह से बाबा साहब को एक जगह मिली डिप्रेस क्लास के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का, और उसी अवसर पर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन किया।
एक जगह पर महार सम्मेलन भी उन्होंने किया है, जहां महारों का एक जाति को संबोधित किया है। और उस संबोधन में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है जिसमें हम नीच है, शूद्र है और अछूत है, शूद्र तो शूद्र है, हम तो अछूत हैं, तो हमारी हालत को बदलने के लिए हमें आगे आना होगा। और हमारे समाज के लोगों को तैयार किया उन्होंने और बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया। और जब उन्होंने सभा की, उस सभा के माध्यम से लोगों के अंदर प्रबोधन किया और प्रबोधन करते हुए फिर आप जाते हैं तो आप लगातार देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का 1927 में महार सत्याग्रह, और फिर पूना पैक्ट जो आप गोलमेज सम्मेलन के जो 5वां बैठक है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं और जाकर के वहां पर अस्पृश्यों की बात। आपकी यह दीपक जी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। सर देखिए 20 नवंबर 1930 5वीं बैठक है। अच्छा, बैठक हुई, गोलमेज सम्मेलन नाम से 3 ही हुए हैं, बैठक तो अनेक हुई। संविधान सभा के उस प्रस्तावना में बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो हालात है, इससे पहले की जो परिस्थिति, अंग्रेज आने की जो पहले की परिस्थिति है, उससे हम बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया है। एक लाइन में मैं कोट करूंगा, वो बोलते हैं कि हाँ सर, जब हम अंग्रेजी शासन से पहले की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के बजाय हम वहीं खड़े हैं। अंग्रेजी शासन ने से पहले अस्पृश्यता के अभिशाप के कारण हम घृणास्पद जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या अंग्रेजी शासन ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? अंग्रेजी शासन से पहले मंदिरों में हमारा प्रवेश वर्जित था, क्या अब हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हम पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती थी हमें, क्या अब हम पुलिस में जा सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हम सेना में भर्ती नहीं होने दिया जाता था, क्या आज के सरकार में हमारे लिए यह रास्ता खोला? इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं है, हाँ में नहीं है। पर हम पर अंग्रेजी शासन के लंबे अरसे तक काफी प्रभाव रहा है। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कहा कि उस चीनी दर्जी की भांति सुरक्षित रखा जिसे पुराने कोट के नमूने पर जब नया कोट सिलने दिया गया तो उसमें से पैबंद लगा हुआ था, खौच आदि सभी लगा दिए गए। तो ये 150 वर्ष बीत गया अंग्रेजों का, उसके बाद भी अछूत रह गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर ये बात उठाई और समाज को तैयार किया, और समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेतृत्व दिया और सहयोग किया। इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह, और उसी समय में जब कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से साबित किया कि इस देश के 100 कोज शूद्र अतिशूद्र, जिन्हें आज भी शिक्षा से, संपत्ति से, धर्म से भी, जब कालाराम मंदिर आ रहा है तो धार्मिक आजादी भी नहीं है, आर्थिक आजादी भी नहीं है, सामाजिक बंधन में बंधे हुए हैं, सामाजिक आजादी नहीं है। तो ये जो गुलामी की दास्ता है उसको एहसास कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे आंदोलन अपने जमाने में शुरू किया। और उससे पहले ज्योतिबा फूले साहब ने सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्र अतिशूद्र, हम भारत के मूल निवासी, क्योंकि आज का विषय ही वही जो टॉपिक है कि 1585 का मामला कहाँ से शुरू होता है, उस विषय पर हम अगला जो सवाल करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब भारत आजाद होने वाला था, विश्व में अंग्रेज हार रहे थे, सभी देशों में उनका पराजय हो रहा था, तो ऐसे समय में बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों के लिए, SC ST OBC के भी लिए वो करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि जाति की जो व्यवस्था बनी थी उस समय वो अनुसूचित जाति, जो डिप्रेस क्लास है, अछूत क्लास है, उन्हीं की बात कर सके, क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी। वो करना सबके लिए चाहते थे, लेकिन वो जो जातिवाद था, जो जातीय खुला रूप में था, और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को OBC के लोग, सछूत वर्ग के लोग, अछूत और सछूत वर्ग के लोगों ने उतना समर्थन नहीं किया, जिस वजह से फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला। तो आप देख सकते हैं कि काका का लेकर कमेटी और विभिन्न
मुद्दों को लेकर के ओबीसी के लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। तो हम ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो शिक्षा के बाद जो भारत आगमन होता है, उसके बाद उनके साथ जो ज्यादतियां होती है, एज ए पद पर रहते हुए उनको पानी तक नहीं दिया जाता है, उसके बाद उनको आवास तक नहीं मिलता है, तो उससे भी बिछोह थे। तो उसके साथ साथ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इतना बड़ी घटना हो सकती है, जो इतने बड़े पद पर नियुक्त थे, तो उन्होंने एहसास किया कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जब आप पढ़ेंगे वो किताब शूद्राज और जाति की जो जाति प्रथा उन्मूलन, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट दिया है कि कैसे लोग, डॉक्टर लोग, जैसे महामारी पेंडेमिक में भी SC ST OBC के लोगों को, अछूतों को आज भी डॉक्टर दवा नहीं देते। उसी जमाने में भी बाबा साहब अम्बेडकर बहुत जगह आलेख लिखा, उन्होंने घटनाओं पर करके संदर्भ दिया, उस समय के लोगों को, नेताओं को बताया कि ये गांव में ये घटनाएं हुई हैं कि कोई भी डॉक्टर उनको दवा तक नहीं देते और इलाज के अभाव में दीपक जी एक मिनट, अम्बेडकर साहब ने क्या किया है वो बताना था कि वो बताना था कि जाति से शुरू किए थे जी, वही उनके बता साथ रहे क्या हुआ। उन्हें समाज के लोगों का जो उनके साथ जो शोषण हुआ, उनको एक लेखनी के रूप में, किताब के रूप में जो अभी बन गया है, लेकिन उस टाइम उन्होंने पत्रों के माध्यम से लिख करके घटनाओं का जिक्र किया कि कानपुर में क्या हुआ, आपके महाराष्ट्र के अंदर कहाँ कौन सी घटनाएं हुई, उन सारे डिटेल में सारे लोगों का, घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे लोगों को सामाजिक स्थलों में, सार्वजनिक स्थलों में जाने नहीं दिया जाता है, दवा नहीं मिलती है, स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, मंदिर के आसपास उनको भटकने नहीं दिया जाता है, होटलों में खाना खाने नहीं दिया जाता है। इन संदर्भों को सवाल है दीपक जी कि वो जाति आंदोलन जो शुरू किए थे वो अपने जाति से जरूर शुरू किए थे, पर वो 85% पीछे वर्गों तक के लिए किए थे, वो लक्ष्य उनका वो था। वो क्या पॉजिटिव एक्शन कर रहे थे, इनको इस बात को उजागर करना था, आपने किया शुरुआत में, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। इन्होंने बताया कि बेबाक तरीके से जो आज के लोकतंत्र में आप मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, भक्त लड़ जाएंगे, और इन्होंने अंग्रेजी शासन में, जिसके शासन व्यवस्था में सूरज नहीं डूबता था, उससे सवाल करते थे कि आपने इतने सालों तक किया तो हमारे लिए क्या हुआ, आपका उपलब्धि कुछ नहीं हुआ। तो ये उनकी बौद्धिक ताकत थी, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सवाल किया जाता है शासक वर्ग से, और उन्होंने किया। और दीपक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, और ये भी बताया कि उन्होंने ओबीसी के लिए भी कार्य किया है और पिछड़ों के लिए भी कार्य किया है। तो इस सिलसिला को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मैं अगला प्रश्न आदित्य जी से रखना, कैसे यह कह सकते हैं कि बाबा साहब ने ज्योतिबा जी के आंदोलन को ही आगे बढ़ाया, उदाहरण के साथ बताएं आदित्य जी। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। जहां तक मैं पढ़ा हूं उनके बारे में, तो बाबा साहेब अपने जीवन काल में ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे, और ज्योतिबा फुले का जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और समाज में जो हमारे ऊंच नीच का जो भावना हुआ था, और हमारे सामाजिक रूप से जो हमारे मूल निवासी भाई जो पिछड़े हुए थे उसको आगे लाना। और यही हमारे भीमराव अंबेडकर भी शूद्रों के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, जैसे ज्योतिबा फुले लड़े। देश गुलाम रहते हुए भी अपने आप को उन्होंने एक समर्पित भाव से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शूद्रों के लिए, जो मूल निवासी है उसके लिए संघर्ष करते रहे। और उसका उदाहरण तो कई हमारे दीपक जी और हमारे साथी सूरज जी, चंदन जी बोले हैं, जैसे काला मंदिर, चौदार तालाब, ये सब जो समाज में जो हमारा हमें जो पीढ़ापन रखा गया और समाज में भी जीने का मूलतः अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब अंग्रेजी शासन के बीच में रखने की पूरी प्रयास किए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब हमारे मूल निवासियों के लिए ही केवल उन्होंने संघर्ष करते रहे, चाहे गोलमेज सम्मेलन की बात हो
या आपकी यहाँ गांधी के साथ पूना पैक्ट का बैठक। तो ये सारी संघर्ष में उनका जो भी योगदान रहा है भारत के मूल निवासियों के प्रति, शूद्रों के प्रति रहा। जो ज्योतिबा फूले, जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को बाबा साहेब ही पुरजोर रूप से लड़े। और उनको ये कहिए कि आजादी जब देश को मिली तो उनको ये मौका मिला, क्योंकि उस समय कोई विद्वान व्यक्ति था नहीं, ये अंग्रेज भी समझता था। तो संविधान इनको लिखने का अवसर प्रदान होता है, उसमें भी इन्होंने जो भी शूद्र में था, पहले तो शूद्र ही था, संवैधानिक दृष्टिकोण से काफी विवाद होने के कारण और ब्राह्मणों के घेरा में रहने के कारण बाबा साहेब SC ST OBC ये पार्ट बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम यहाँ पर शूद्र लिखेंगे, केवल अगर हम मूल निवासी शब्द भी अगर वो लाते वहां पर, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस स्थिति में हो सकता था कि ऑब्जेक्शन करता उन लोग, क्योंकि मूल निवासी शब्द ज्योतिबा फूले सब का दिया हुआ है। बाबा साहेब भली भांति जानते थे कि वो शब्द अगर हम रखते हैं यहाँ तो 300 कुछ या जो वहाँ सदस्य थे उसमें अकेला इनको लिए बहुत टफ था और प्रश्न काफी हंगामा खड़ा हो जाता। इसलिए इन्होंने SC ST OBC 3 पार्ट में कर दिए, जबकि पूर्णतः है ये मूल निवासी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई अगर कहता है कि बाबा साहेब केवल SC के लिए काम किए हैं, तो ऐसा वो आदमी या तो नहीं माने अनजान है या पढ़े लिखे नहीं। जो पढ़े लिखे रहेंगे वो कभी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। और ये 100% सत्य है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की क्रांति को ही बाबा साहेब आगे बढ़ाए, इसमें कोई डाउट नहीं। बस इतना ही। जय भीम, जय मलासी। जी शुक्रिया आदित्य जी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जैसे हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने किसी एक जात के लिए नहीं वो आंदोलन किए थे। विद्यालय महिला के लिए खोलना हो या विधवा आश्रम खोलना हो, सबके लिए किए थे। सब उसी तरह से हमारे बाबा साहब भी वो पहली बार अपनी बस्ती में आए तो उनके बस्ती में चूंकि जातिगत के हिसाब से लोग बसे थे, तो सम्मेलन पहली बार जरूर किए। पर उनका जो सफर फूले साहब के बाद कैसे एक मुकम्मल दिशा दिया, उससे परफेक्शन कैसे दिया सर। जैसा कि राष्ट्रपिता फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था, और उन्होंने सेठ जी एवं भट्ट जी के ब्राह्मण बनिया गठजोड़ के विरोध में शूद्र अतिशूद्रों को तैयार किया, संगठित किया। उसके बाद 1934 में सत्यशोधक समाज के आंदोलन को उनके अनुयायियों ने कांग्रेस में विलीन कर दिया। और तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्पीच में कहा कि मैं अकेला घोषित किया बाबा साहब ने कि राष्ट्रपिता ज्योति फूले का सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे ले जाने का एकमात्र अनुयायी मैं हूं। जो मैं फूले साहब के आंदोलन को आगे ले जाने का मैंने कदम उठाया है और मैं आगे करूंगा। और उसी अवसर पर आप जानते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जब लौटते हैं और साहू जी महाराज घोषित करते हैं कि पिछड़े वर्गों के जो नेतृत्व अब होगा, भरी सभा में, एक बड़े सभा में साहू जी महाराज ने घोषणा किया कि पिछड़े वर्गों का नेता अगुआ अब डॉक्टर अंबेडकर होंगे, क्योंकि इसमें उतना ज्ञान है और इन्होंने तो शुरू कर दिया है, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है और पिछड़े वर्गों का आने वाले समय में यही एक नेता होंगे जो इनके समस्याओं के लिए लड़ेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने साहू जी महाराज के इस आश्वासन को भी सिरे से अपनाया और अपनाते हुए महिला बिल कोड, जहां पर हिंदू कोड बिल का बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को, नारियों को अधिकार देने का बात किया, क्योंकि जब आप 85% 90% जगदीश जी की भाषा में हम बात करते हैं तो 90% तो महिला है। और गुलाम कौन है? जो SC ST OBC शूद्र अतिशूद्र महिला है। तो उनको आजादी दिलाना था, इसलिए हिंदू कोड बिल लाया गया। और उसमें हिंदुओं को, बाबा साहब सवर्ण हिंदुओं को गाली दिया कि सवर्ण हिंदू हमारे साथ भेदभाव करते, तो भेदभाव
आप समझ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हु द सुधराज जो किताब लिखा वो ओबीसी के लिए लिखा। हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी ओबीसी के लिए, उसका नाम है हु वेर द सुधराज, शूद्रों की खोज। और शूद्रों की खोज के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें तार्किक तरीके से दुनिया भर के लोगों के उठाए प्रश्नों पर, उसी में बाबा साहब अम्बेडकर मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल, उपयोग ज्योतिबा फुले के हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के संबोधन को बाबा साहब अम्बेडकर ने दर्शाया। तो आप देखेंगे कि शूद्र की खोज में बाबा साहब अम्बेडकर जग जाहिर करते हैं, जाहिर कर देते हैं कि जो शूद्र है वो जो हमारे SC ST OBC अति शूद्र से पहले जो शूद्र है वो शूद्र बाद में अभ्रिष्ट हुए, जो लोग लड़े, जो ज्यादा पैमाने पे लड़े और जिनकी हार हुई वो अति शूद्र हो गए। और शूद्र जो वो लोग रहे जो उनके साथ चले गए, सवर्णों के साथ चले गए, वो शूद्र हैं। और वो शूद्र लोग आज भी अगर बाबा साहब के किताब को पढ़ते हैं आप, और अगर उनके किए गए कार्य संविधान में देखते हैं, उनको जो मिला है आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी का पहला लिखा हुआ सिटीजन, बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन शब्द का इस्तेमाल संविधान में भी किया गया है। तो ऑल ओवर बैकवर्ड, SC भी बैकवर्ड है सोशली, सामाजिक रूप से पिछड़े, और शैक्षणिक रूप से आर्टिकल 16(4) में SC के लिए भी यही प्रयोग हुआ है, केवल उसमें एक लगा है अनटचेबिलिटी के शिकार है ये। और इसी शब्द को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में डालने की कोशिश की, और उसमें 16(4) में ट्राइबल आया, जिसमें आप देख रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब, उनका भी सोशली बैकवर्डनेस, सामाजिक रूप से पीछे है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन वो ट्राइबल है, घुमंतु है, वो शब्द लगाया। लेकिन ओबीसी के लिए भी उन्होंने काका कालेकर कमेटी बनाई, नेहरू ने हामी भी भरी। जी दीपक जी धन्यवाद। इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि ओबीसी के लिए भी उन्होंने कार्य किए हैं और इस तरह से मुकम्मल दिशा दिया है उनके लिए, जिसकी वजह से मंडल कमीशन आया। अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं क्या दीपक? हाँ बोल रहा हूँ। तो काका कालेकर कमेटी का जो रिपोर्ट था, जब वो रिपोर्ट पटल पर आया तो नेहरू ने काका कालेकर को बोला कि आप एक ब्राह्मण हैं और आपको जो काम हमने दिया, आपको ब्राह्मण के रूप में काम करना चाहिए था, लेकिन आप जो रिपोर्ट बना के लाए हैं इसमें तो ओबीसी को पूरा सामने ले आए हैं। और जब आप लाए हैं, हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा लिखो इसमें कि एज ए चेयरमैन ये रिपोर्ट सही है, लेकिन एज ए चेयरमैन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा उनको लिखवाया कि तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण है, और तुमको ये काम करने के लिए लगाया गया था, अच्छा काम करने के लिए नहीं लगाया गया था, आप ऐसा रिपोर्ट क्यों लाए? तो आप लिखिए कि एज ए चेयरमैन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसके बाद काका कालेकर कमेटी का जितना सा रिपोर्ट था वो कचरे के डिब्बे में डाला गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल और पिछड़े वर्गों का जो प्रतिनिधित्व को लेकर के था, शूद्र समाज का, उनको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं राजनीति में श्रम मंत्री रहते हुए, कानून मंत्री रहते हुए, अपने एक बड़े वर्ग जो अपने भाई हैं, हमारे भाई हैं, उनको अधिकार नहीं दे सकता, तो ऐसी कुर्सी को मैं लात मारता हूं, ऐसे पद पे रहना उचित नहीं समझता, मैं ऐसे पद से इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो साथियों, ये इतिहास गवाह है कि हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों और महिलाओं के, नारियों को अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल, जिसको लेकर के आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बार बार कहा कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। जैसे गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में कहा कि अछूत अगर वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाले जाते हैं या इनको दो अधिकार, सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम से 2 वोट का अधिकार मिलता है तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। तो वो सारे लोग इनके विरोध में आए और उनको विवश कर दिया। जैसे पुनः पैक्ट भी हुआ। बाबा साहब चाहते थे कि जब साइमन कमीशन आया था, यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा अगर समय आप देंगे,
साइमन कमीशन जब आया था तो बाबा साहब अम्बेडकर सबों को दिखाना चाहते थे कि ये तेली को सुबह सुबह दर्शन नहीं करने देते, ये कोरी लोगों को भी देखना नहीं चाहते, मतलब जो भी जातियां थी 3743 जातियां ओबीसी में, उनके साथ भी अन्याय होता है। हमारे साथ तो होता ही है लेकिन उनके साथ भी होता है। तो हरिजन कल्याण समिति बना हाँ, करके तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया इस बात की चर्चा है, वो खिलाफ चलता था उसको। सर वही बात कह रहा हूँ, साइमन को लाने की और दिखाने का कोशिश किया कि ये जो तेली है, ये जो कुर्मी है, ये जो कोयरी है, ये जो प्रजापति है, ये जो जैसे जयवर्नाधम तेली कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा, इनको अधम जात बोला गया है, ये साबित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथ ले जाते हैं, दिखाते भी हैं। लेकिन ये लोग नौटंकी करते हैं, गांधी के एजेंट, कांग्रेस के लोग, और उनको साड़ी पहनाकर, जैसे आज योगी यूपी में साबुन नहलाता है अछूतों को, एससी लोगों को नहाने के लिए देता है और दिखाता है कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। जैसे आज मोदी के लोग, उनके भक्त लोग, या मोदी दलितों के यहाँ, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट के यहाँ, शेड्यूल ट्राइब के यहाँ खाना खाने का नौटंकी जो चल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी करे चाहे बीजेपी के लोग करे, यही नौटंकी कांग्रेस के लोगों ने किया और साइमन को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां तक हो सका उनके लिए अथक प्रयास करते हुए, लेखनी के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से, क्योंकि क्या बोला जाता है, आवाज में ही परिवर्तन की बात है। उन्होंने जो बातें उठाई इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय पटल पर, गोलमेज के जगह पर जाकर के बाबा साहब ने आवाजें उठाई और फिर इनको संविधान सभा में आने का अवसर मिला। वैसे परिस्थिति बाबा साहब ने पैदा की कि उनको दुश्मनों को भी संविधान सभा में बुलाना पड़ा, तो वो जा करके संविधान में व्यवस्था किया। अब लागू नहीं कर रहे ये लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, बिरसा मुंडा चाहते थे, ज्योतिबा फुले चाहते थे, जितने हमारे वहां पुरखे लड़ते रहे, 1585 के फार्मूले पर ही उन्होंने लड़ा है। आप देखेंगे कबीर की बात, अगर कबीर का बात करते हैं, उन्होंने भी कहा कि एक अचूबा ऐसा देखा कि गैयन को सिंह चराए। वो बोल रहे हैं कि गाय को सिंह चरा रहे हैं, मतलब ये 15% लोग हमारा जो गाय बकरे जैसा समाज है उनको चरा रहे हैं, नेता बन रहे हैं। कभी भी बाघ और बकरी एक जगह पानी नहीं पी सकते, ऐसी बात हमारे पुरखों ने बार बार कहा कि ये बाघ है, हम बैल और बकरी बने हुए हैं और ये बार बार हमारे समाज के लोगों को शोषित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गरीब बनाए हुए हैं, अभी दलित बनाए हुए हैं, हरिजन बनाए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे शब्दों का भी विरोध किया है, उन्होंने डिप्रेस क्लास का संबोधन किया है। लेकिन जो भी किताबें आई छप करके, क्योंकि मनुवादियों के हाथ में, इसलिए दलित शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। मैं इतना ही कहूँगा कि ओबीसी के लोगों को जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया, अगर सरदार पटेल उस टाइम अगर उनको साथ देते, सरदार पटेल के पास भी वो गए थे इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन पटेल जी भी इनको समर्थन नहीं दिए। इस वजह से आजादी के समय ओबीसी को जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। वो जो भी ओबीसी नेता थे वो कांग्रेस के गुलाम थे, सवर्णों के पिछलग्गू बने हुए थे। जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा कि आज भी आप उदाहरणार्थ देख सकते हैं, नीतीश हो, चाहे ओबीसी के आज जितने नेता है, एससी एसटी के जितने नेता हैं, जो रिजर्व सीट से भी आते हैं, जो आज भी अगर चाहते तो, अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो आज भी अगर संविधान सभा में, संसद भवन से इस्तीफा मारते हैं, जो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, अगर वो इन मुद्दों पर अगर आज भी इस्तीफा मारते हैं तो ये सरकार गिर जा सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो 300 पार है, जिसमें 59 सांसद एससी हैं, एससी एसटी से है। अगर ये सांसद वहां से भी आज भी इनकी आत्मा जागृत होती तो वो इस्तीफा मारते। इसीलिए साथियों, पीपीआई का भी संकल्प हमारे लोगों ने लिया। हम लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जो फुले साहब, बाबा साहब, बिरसा मुंडा और हमारे महापुरुषों का सपना है, जो भारत बनाना था मूल निवासियों का, उसे बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित। जी धन्यवाद। दीपक जी ने बहुत सारी बातें रखी, जिसमें सबसे ज्यादा स्पष्ट यही है कि जिनके लिए उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, सिर्फ वो एमपी नहीं थे, वो मिनिस्टर थे और उन्होंने इस्तीफा लगा दिया,
आज भी अगर हमारे जो भी लोग हैं, हम प्रतिनिधि चुने गए हैं जो मूल निवासी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अगर वो भी एक साथ इनका जो कार्यविधि था उससे सीख लेकर करते हैं, तो फिर किसी भी सरकार को हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ कोई कानून बनाए या हमारे जो समर्थन में कानून है उसको डाइल्यूट करे, कमजोर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ इस कार्यक्रम को, और अगले प्रश्न आदित्य जी से मैं करना चाहता हूँ। आदित्य जी, संविधान के माध्यम से कैसे बाबा साहब ने भारत के 85% पिछड़े वर्गों को सत्ता प्राप्त कर अपनी समस्याओं के समाधान के मार्ग प्रशस्त किए? आदित्य जी। 85% संविधान 50 में मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। संविधान के माध्यम से कैसे बाबा साहब ने भारत में 85% पिछड़े वर्गों को सत्ता प्राप्त कर अपनी समस्याओं को समाधान के मार्ग प्रशस्त किए? संविधान में ऐसा क्या व्यवस्था दिया कि वो खुद शासक बने और अपना मार्ग प्रशस्त करे? ये सिंपल प्रश्न यही है, वो किस राष्ट्र को ताकत दी है कि आप शासक वर्ग बन के आप अपना समाधान खुद करें? तो साफ जाहिर है कि बाबा साहब जैसे ही मूल निवासी शब्द नहीं लिख करके वहाँ जो SC ST OBC लिखे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें बाबा साहब के काफी संघर्ष करने का ये नतीजा हुआ कि सभी वर्गों को और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको वोट देने का जो राइट मिला, अधिकार मिला, ये सबसे बड़ी चीज हुआ। चाहे किसी भी वर्ग का हो, बाबा साहब पहले ये इसको धो दिए कि इससे जो कास्टिज्म, जो जाति है, इसका उन्मूलन होगा। साथ साथ जो परिस्थिति समाज में चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे के पास जाना होगा। और दूसरी है कि जो 85% की आबादी है, जैसे 85 क्या तो जगदेव बाबू 90 बोले, ज्योतिबा फूले भी तो बताए कि और भी है, लेकिन 5% 6% उस समय हम जैसा कि है कि चर्चा में कि 5% 6% उन लोग है, तो 90% भी है। 85-90% की जो हमारी आबादी है, बाबा साहब सोचे कि 85-90% की आबादी हमारी है, अगर इसको हम मत देने का, वोट देने का अगर अधिकार दे देते हैं, तो वोट देने का अधिकार हम सभी को दे देते हैं, और सबसे अधिक हमारा आदमी, तो आज न कल हमारा आदमी समझदार होगा, ज्ञानी होगा, और जब वोट देने का अधिकार रहेगा तो हमारी संख्या अधिक होगी, हमारे ज्यादा लीडर होंगे, हमारे ज्यादा सांसद होंगे, माने अंतोगत्वा हमारा ही सरकार बनेगी, अपने ही सरकार बनेगी, और अपना कल्याण सत्ता में जाके खुद कर सकेंगे। जो भी लीडर बनाएंगे हमारे समाज से बनेगा, हमारे समाज के कल्याण करने के लिए बनेगा, ऐसा बाबा साहब ने सोचे। और आज इसी का परिणाम है कि बन भी रहा है। लोग उसके साथ साथ बाबा साहब को हमेशा लगते रहता था कि हो सकता है कि सभी को गुलाम बना ले। उस मैंने पहले वो जानते थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ रिजर्व कोटा का प्लान बना। जो रिजर्व कोटा का जो प्लान बना, तो रिजर्वेशन जो दिए कि कम से कम इतना लोग तो प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत बड़ी, माने एक तो वोट देने का अधिकार भी दिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष का उपदेश भी दिए, और कुछ कोटा रिजर्व भी किए कि मैंने आरक्षित किए। ये आप कुछ ऐसे रास्ता बनाए जिससे सीधा सांसद की ओर वही व्यक्ति जाएगा जो हमारे समाज का, जो 85% वाला है, जो 90% वाला है, वही सब जाएगा वहां सांसद। अभी हमारे दीपक जी बोले कि जो हमारे समाज में के लीडर आज भी 85-90% वाले लोग जीत के जाते जरूर हैं वहां, लेकिन वो हमारा नहीं है। अगर वो सोच ले कि हम जिस समाज से आए उस समाज के कल्याण करने के लिए बाबा साहब ने ये रास्ता दिया है, ये उनके देन से हम यहाँ आए हैं, जन कल्याण के लिए हम यहाँ आए हैं,
तो आज हमारी सरकार होगी, आज भी हमारी सरकार होगी। लेकिन हमारे समाज में जिस समय देश गुलाम था उस समय भी, जिस समय राजाओं पर राजा का सत्ता था उस समय भी, और आज लोकतंत्र में भी, लोकतंत्र है तब भी हमारे 90% में आबादी में से 85% आबादी में से मात्र 5% लोग ही जागरूक हैं जो क्रांति कर रहे हैं। अभी भी 80 से 85% लोग, 80% लोग हमारे ही समाज के लोग अभी बहुत आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। यही कारण है कि आज भी वो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाता है, थोड़ा सा में लोभ हो जाता है, उसकी बात को समझ नहीं पाता है, उसके झांसे में चला आता है। आज भी वही हो रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब तो सारा रास्ता दे दिए, आपको वोट देने का अधिकार दे दिए, आपके लिए रिजर्व कोटा दे दिए कि आप जीत के जाएगा तो अंतोगत आपका इतना आदमी रहबे करेगा। अब दिमाग ही नहीं है, पढ़वे नहीं किया है। अब पढ़ा है भी तो बाबा साहेब फुले, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जगदेव की विचारधारा के हिसाब से तो इन लोग पढ़े नहीं, सिर्फ किताब पढ़े, कछुआ खरगोश वाला कहानी पढ़े, जागरूकता उनमें नहीं आई। ये समाज में बड़ी चिंताजनक विषय है। हमारे बीच में बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह हैं जरूर, तो इंजीनियर लंबाई चौड़ाई के लिए पढ़ गए, टेक्नीशियन पढ़ गए, डॉक्टर इलाज के लिए पढ़ गए, लेकिन ये नहीं पढ़े कि हमारा समाज कैसे डेवलप होगा, कैसे आगे जाएगा और कैसे विकास करे, जो बाबा साहब का विचार था, उद्देश्य था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लोग के नादानी के कारण, नासमझ के कारण आज हम सत्ता में नहीं। ऐसे हमारे लिए सत्ता की रास्ता बाबा साहब एकदम साफ खोल दिए, वोट देने का अधिकार तथा रिजर्वेशन, आरक्षण के हिसाब से। इससे हम सत्ता में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब हमारे लोग जागरूक रहेंगे तब, ऐसे नहीं। जय भीम, जय मुलास। जी जी जी, धन्यवाद। आदित्य जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया, विस्तार के साथ भी, कि अम्बेडकर साहब ने जो वोट देने के अधिकार और भी सारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसको इस्तेमाल करके शासक वर्ग बन सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो असल में जो संघर्ष था वो संविधान सभा में कर चुके हैं। जो पौधा लगाना था वो लगा चुके हैं, इस पेड़ से फल खाने की सिर्फ बारी है, और शासक बनना बहुत मुश्किल नहीं है। बस फुले अम्बेडकरी विचारधारा को पढ़ना है, जानना है, सुनना है, समझना है, और उसी विचारधारा पार्लियामेंट में और विधानसभा में काम भी करना है, जो अभी लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वांछित रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं इस अगले इस सिलसिला को बढ़ाते हुए मैं चंदन जी के पास जाना चाहता हूं, और प्रश्न है कि आधुनिक भारत में 15 बनाम 85 के आंदोलन को पीपीआईडी आगे बढ़ा रही है, विस्तार पूर्वक अपनी बात रखे। चंदन जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। जी सर। तो सर, अभी जैसे अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा उसमें आ रहा है 15 बनाम 85। पहले हम लोग 15 बनाम 85 जो हम लोग कह रहे हैं, तो हमारे दर्शक को बताएं कि 15 बनाम 85 इसलिए है क्योंकि ये अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि ये 15% और 85%, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये इस कारण से है कि समझ के देखिए कि एक माँ का अगर 2 बेटा है, उसमें से एक अगर किसी कारण अपाहिज हुआ, जबकि उसको जबरदस्ती किया गया है, तो क्या वो जो ट्रीटमेंट चलेगा वो दोनों बेटों के लिए चलेगा कि सिर्फ एक जो अपाहिज है उसके लिए चलेगा? ये जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट चलेगा वो उसके लिए चलेगा। तो ये देखा गया कि ये जो मतलब पूरे भारत के 100% लोगों में से 15% लोग ऐसे रहे जिन्होंने मतलब अपना जो आरक्षण, जो हम लोग को बोला जाता है, 15% लोग हमें बार बार यही कहते हैं कि आप लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो जबरदस्ती का आरक्षण ये लोग लिए हैं। आप एक बात बताइए, कुछ लोगों को सबसे स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट मिलता था। चंदन जी, तो पीपीआईडी कुछ कर रही है, क्या करेगी भाई पीपीआईडी का ही बात बताएंगे। यहाँ सवाल में जो 15 बनाम 85 है उसको लेते हुए हम आगे आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है ना कि वो लोग आरक्षण लेते आए, वो सारा कुछ अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट लेते आए, और 85% जो लोग हैं वो सबसे नीचे मतलब तबदे में दबे रहे, कुचले रहे। इसी कारण से ये 85 बनाम 15 है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संविधान जो लागू है वो
पूरी ऐसे तरीके से मतलब बनाया गया है जो दोनों को समान मतलब स्तर पे लाके खड़ा करे। ऐसा नहीं कि 15% वाले अब नीचे आ जाए, 85% वाले ऊपर चले जाए, ऐसा भी नहीं। वो समान तरीके से देश आगे बढ़े, जो पहले जो कुरीतियां थी वो खत्म हो, महिलाओं के प्रति जो गलत सोच था, उनका फ्रीडम छीना गया था वो खत्म हो, ये सब को लेके संविधान में हमारी बातें लिखी गई। लिखने के बाद जो हम लोग 85% के लोग, जिनको बाबा साहब ने कहा था कि जाओ तुम अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, ये इसलिए लिखा गया कि जो हमारे साथ जो शारीरिक तो मार हुआ ही था, मेन मानसिक मार, अभी भी मानसिक मार चल रहा है, मस्तिष्क वाला मार चल रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये बात लिखा गया था। ये भी बताया कि किस तरह से तुम्हें जब एक राजा का बेटा राजा बनता था, वहां से हट के अब आपको एक ऐसा मतलब हम आपको ताकत दे के जा रहे हैं कि आप अपना जो कॉमेडी जो 85% जो लोग बहुत ज्यादा दबे कुचले रहे, वो समझे और समझ के अपनी खुद की बैकवर्ड क्लास की पार्टी बनाए और अपने लोगों को जो हमने किया, जो निस्वार्थ भाव से किया। बाबा साहब चाहते तो उनको बहुत सा मौका मिला कि अपने परिवार को देखते, खुद को देखते, ये जो बाकी लोगों ने किया, या कह सकते हैं हमारे भी कितने पूर्वजों ने मतलब आंदोलन नहीं किया। हम लोग अपने महापुरुषों को क्यों याद रखते हैं, अपने दादा परदादा को क्यों नहीं याद रखते हैं? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया, तो उस तरह कर सकते थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि ये आरक्षण दिया गया 10 साल के लिए, उसको भी ये मतलब 15% वालों ने उसको अभी भी एक्सटेंड कर देता, क्योंकि उससे उनको फायदा है और जिससे उनको घाटा है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पीपीआईडी, आप बता रहे हैं कि ये पीपीआईडी जब आई, तो ये पीपीआईडी आने का मेन कारण भी रहा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इससे पहले करीबन अभी भी हमारे देश में 5 से 7 नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल पार्टियों में से एक भी हमको लगता नहीं है कि हमारे बैकवर्ड क्लास की एक भी नेशनल पार्टी है जिसको प्योर बैकवर्ड क्लास के लिए कहा जाए या 85% के लिए कहा जाए, तो एक भी बैकवर्ड क्लास की पार्टियां नहीं है। एक था भी तो वो मिश्रित हो गया, वो भी उसी में चला गया। तो इस हिसाब से जब हमें लगा, हमारे संगठन को लगा, या फिर कह सकते हैं हमारा जो 85% का जो संगठन था उसको लगा, या हमारे जो सामाजिक संगठन है उनको लगा कि नहीं, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्योर तरीके से, जो कि फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होना चाहिए। उसी हिसाब से पीपीआईडी बनी, और पीपीआईडी बनने के बाद उसमें जो भी उसका बायलॉज है, जो भी उसका अभी इसका बायलॉज भी हिंदी में तैयार हो चुका है, तो जो भी इसका बायलॉज है इसमें साफ आप पढ़ेंगे तो साफ तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्योर डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं। इसमें कोई भी जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो भी एक मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसको अभी चल रहा है जो मायावती रहे जी, तो वो चीज बन के ना रहे और हर किसी को मौका मिले। अगर आपके अंदर वो नेतृत्व है, आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी में आके, आप बैकवर्ड क्लास में हैं और इस पार्टी में आके हम इस देश का भला करना चाहते हैं, अपने बाबा साहब और फुले साहब जैसे आंदोलन हम चलाना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से लोगों के लिए ये पार्टी बनी है। हम लोग इसको और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा भी रहे हैं और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं। और पार्टी को और इस पार्टी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अंतर लगेगा। और हम अभी भी हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि पीपीआईडी जब से बनी और जिस तरह से कार्य कर रही है, जैसा इसका बायलॉज है, उस हिसाब से एक भी पार्टी भारत में नहीं है जो प्योर बैकवर्ड क्लास के लिए हो। और जो नाम तो खैर हमारे महापुरुषों का नाम लेके तो हजारों पार्टी आपको दिख जाएगा, हजारों संगठन दिख जाएगा, पर उनके जो विचार से, उनका जो कही हुई बातों से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको एक भी पार्टी वैसा नहीं मिलेगा जो इस पार्टी के जैसा हो। और अभी कुछ ये बनी हुई पार्टी कुछ ज्यादा साल भी नहीं हुआ, 2017-18 में बना और उस दिन से अभी तक ये इसके पीछे हमारे सामाजिक संगठन भी है, जिसके चलते ये पूरा नेशनल 17 में लॉन्च हुआ, 18 में रजिस्ट्रेशन हुआ और ये पूरा भारत में हमारा पीछे जो बैकबोन बन के रहा, हमारा सामाजिक संगठन जो आज से बहुत साल पहले से चला आ रहा है, उसके चलते आज हमारे पार्टी को हर राज्य के लोग जान रहे हैं, उसके कार्य को देख रहे हैं, इस पे विश्वास कर रहे हैं, एक नया उम्मीद जागा हुआ है। तो इस तरीके से ये पीपीआईडी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है
और हमको पता है कि ये पार्टी आगे भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़े चलेगी, चाहे हम रहे चाहे ना रहे। जी जी, बहुत धन्यवाद चंदन जी। इन्होंने बताया कि जो 15 बनाम 85 है, सूत्रों को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं और उनको एक शासक वर्ग बनाने की ओर अपनी एक कदम बढ़ा चुके हैं और निरंतर बढ़ती जा रही है। और कहीं कहीं पंचायत चुनाव भी जीतने की खबर मिलती है। मैं अगले प्रश्न के साथ जाना चाहता हूं दीपक जी के पास। दीपक जी, आज 15 बनाम 85 के संघर्ष में बाबा साहब के मार्गों को अपनाने के लिए आपका दर्शकों को क्या संदेश है? दीपक जी। दर्शकों से मेरा मैं संदेश देना चाहूंगा कि अभी बाबा साहब के जो फॉलोवर्स हैं, हम लोग जो हैं और आप लोग भी हैं, जो लोग इस भारत के अंदर हैं, जो संविधान के अंदर जिनको नागरिक माना गया है, वो सारे लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके इस भारत को संवारने में अपना अहम योगदान भूमिका निभाएं, क्योंकि गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही संविधान लाया गया है, जिसमें सबको इक्वालिटी, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, या फिर बोलेंगे भाईचारा, ब्रदरहुड जो दिया गया है। हम एक दूसरे को जहाँ पर धर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं, कास्ट के हिसाब से नहीं, हम भारत के भारतीय होने के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार और चरित्र का जो इस्तेमाल करेंगे, व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जो लोग आज समानता के शिकार है, पीपीआई यही कर रही है, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जो 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 व्यक्तिवादी हो गए हैं, राजशाही, लोकतंत्र बाबा साहब ने सोचा था, संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही है, संविधान लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन इस देश में आज भी सही लोकतंत्र नहीं आया है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जाति आधार पर नहीं, ना पैसा, वोट आर्थिक आधार पर नहीं कि उनके पास पैसा है, कौन सी पार्टी बहुत ज्यादा चाम धाम में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बिना खर्च के, क्योंकि वो संविधान में भी था कि ट्रांसपेरेंसी चुनाव होगा जिसमें ज्यादा व्यय नहीं होगा, लोग अपने विचारों का प्रचार करेंगे और लोग बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, खड़े होंगे, प्रत्याशी खड़े होंगे, उसमें से एक ऐसे आदमी को चयन करेंगे जो सबकी बात सुने और उनके बातों को संसद में, विधानसभा में उठा सके और कानून बना सके। जो जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको लागू करवाने का जो प्रयास करे, उसको विधि के रूप में, उसमें जहां जहां सुधार लाना है, उसमें छोटा जो लचीलापन लाना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आई है, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। जो लोग प्रतिनिधि बन के जाएंगे, हम लोग जिनको चुन रहे हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, कोविड में भी आप देख रहे हैं कि एक ऐसी सत्ता हम इस देश में देख रहे हैं जो लोगों की स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रही है 70 साल तक, अभी आजादी के बाद भी। आप संविधान लागू होने के बाद भी लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। जहां कल्याणकारी स्टेट था, बाबा साहब अम्बेडकर ने वेलफेयर स्टेट की संकल्पना डाली थी, और वेलफेयर हटा करके कैपिटलिज्म लाया जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था लाया जा रहा है, निजीकरण लाया जा रहा है। तो मैं अपील कर रहा हूँ, ये भयावह स्थिति है। पेंडेमिक में भी अगर आप नहीं सुधरे, SC ST OBC के लिए खास करके बहुजन मूल निवासी समाज से कह रहा हूँ कि हम और आप, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये क्वेश्चन है कि पीपीआई, जब हम राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए समाज को तैयार करने का जिम्मेवारी हमको मिली है, तो दर्शकों के साथ साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम मिल करके, जो भी लोग हमारे पुरखों ने जो रास्ता दिखाया है, फुले साहब का, बिरसा मुंडा का, जगदेव बाबू का, बाबा साहब का, पेरियार साहब का, जितना भी, जो भी हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, आहुतियां दी है, बलि दिया है, और जो व्यवस्था संविधान के रूप में हमको दे गया है, उसको बचाते हुए, और जो संविधान लागू नहीं हो रहा है, इसके लिए हम पार्टी के तौर पर भी और बिना पार्टी के भी आम आदमी को भी इस सरकार के खिलाफ क्वेश्चन करना चाहिए। प्रतिनिधित्व के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार हमको मिला है, और सुझाव भी, अगर वो नहीं समझते हैं तो एक नया विकल्प बिना सरकार के सहयोग के भी लोग रास्ता बना रहे हैं। उनके लिए एक भद्दा गाली है, लोग अपने से दवा दे रहे हैं, लोग अपने से सुविधा
मुहैया करा रहे हैं इस कोरोना काल में भी, तो ये सरकार के लिए तमाचा है। लोग जवाब दे रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इनको सब्जी दे रहा हूँ। एक किसान सब्जी दे रहा है, अपने पड़ोसी को दूध दे रहा है, ऐसे ऐसे समय में पहुंचा रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। बहुत सारे साथी अपना मदद कर रहे हैं, जबकि ये काम सरकार की थी। तो आप सोचे समझे, ये कोरोना काल में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, हमको भी समझ में नहीं आता है, तो इस देश का नैया एक ऐसे लोगों के हाथ में, विगत 6000 सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, मूल निवासी समाज को दबाया जा रहा है। संविधान हमारा होने के बावजूद भी आज हमारे हक हकूक नहीं मिल रहे हैं, हमारे FIR तक दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, हमारे मतलब कोई हमको ये एप्लीकेशन संदेश नहीं रहा। तो मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो सपना है, फूले साहब का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए अपने घर से थोड़ा निकले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करें, लोगों को संविधान के नियम जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, उनके प्रति लोगों को जागरूक करें। आप भी करें, हम भी करें, और मिलकर के एक नए भारत, जो हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, फूले साहब के सपनों का भारत होगा, उसमें हम मूल निवासी बहुजन समाज को तैयार करें। इतना ही कहते हुए, जहां भी रहें, जहां भी मिले, कोई भी प्रोग्राम हो, जहां चाहे शादी समारोह हो या शोक सभा हो, जहां भी जो मिलता है, स्टडी का समय हो, हर जगह 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा इन मुद्दों पर समाज का अवलोकन करें, समाज को मोटिवेट करें। जी धन्यवाद। मैं आदित्य जी के पास जाना चाहता हूं और इसी संदेश को, जो इस प्रश्न के अनुसार ही संदेश दें। आज 15 बनाम 85 के संघर्ष में बाबा साहब के मार्ग को अपनाने के लिए आपका दर्शकों को क्या संदेश है? आदित्य जी। हाँ, मेरा यही संदेश है तमाम मूल निवासी भाइयों को कि जो हमारे महापुरुष ने रास्ता दिए हैं और उस रास्ता पर चलें, उस रास्ता पर चलने की आवश्यकता, हमें रास्ता बनाना नहीं है, रास्ता बना हुआ, केवल उस रास्ता पर चलने की जरूरत और कोई परेशानी नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा सामाजिक रूप से कि अगर आपने जन्म लिया इस पृथ्वी पर और आदमियों में जन्म लिए, तो आदमी और जानवर में फर्क होता है। आदमी भी कमाता खाता है, जानवर भी कमाता खाता है। आदमी भी जन्म देता है, बच्चा के लालन पालन करता है, जानवर भी लालन पालन करता है, पशु पक्षी भी अपना बच्चा को पालन पोषण करता है। कमाना खाना जिंदगी नहीं, और जो कमा खा के खारे जी रहे हैं वो व्यक्ति जानवर के समान। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जानवर और आदमी में फर्क यहाँ होता है कि बौद्धिक शक्ति अगर आपके पास, और आपने समाज के कल्याण के लिए आपने क्या किया, खाया पिया मर गया, यही समाज की, या ये आदमी का नहीं है, माने जो आदमी का जो नेचर होना चाहिए ये नहीं है। आपने समाज में आदमी में जन्म लिए तो आप जन कल्याण के लिए जन्म लिए हैं, और जन कल्याण के हिसाब से सोच, न कि कमाने खाते और मर जाना है। तो वो जिंदगी, वो तो जानवर भी कमाते खाते अपना बाल बच्चा पोसते मर जाता है। तो जानवर बने से रहना बेहतर है कि जब आप कुछ करेंगे जन कल्याण के हिसाब से, आप कुछ सोचेंगे, महापुरुषों ने जो रास्ता दिया उस पर चलेंगे, तब आप आदमी हैं और आदमी के रूप में मरे, आदमी के शक्ल में मरे, आदमी के रूप में मरिएगा तो आपको मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, जैसे बाबा साहब जगदेव फुले अम्बेडकर को याद किया जाता है। बस यही संदेश देना चाहेंगे सभी साथियों को। जय भीम, जय मुलास। जी धन्यवाद। बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि आदमी होने के महत्व को समझिए और बने बनाए रास्ते पर सिर्फ चलते रह जाना है, कोई रास्ता बनाने में समय बर्बाद नहीं करना, भटकना नहीं। मैं चंदन जी के पास जाना चाहता हूँ। आज 15 बनाम 85 के संघर्ष में बाबा साहब के मार्गों को अपनाने के लिए आपका दर्शकों को क्या संदेश है, चंदन जी? मैं अपने दर्शकों को, अपने 85% भाइयों को, बहनों को, साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ खो के और
ऐसे भयानक स्थिति में, ऐसा एक समय था जो बहुत बहुत बुरा था आज के समय के मुकाबले, वैसे स्थिति में अपना सब कुछ खो के हमारे लिए आज ऐसा दिन में हमें ला के खड़ा किया है कि आज हम लोग टाइल्स के घर में रह सकते हैं, एसी वगैरह हर चीज का मजा ले रहे हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी का मजा ले रहे हैं, हर चीज का मजा ले रहे हैं। लेकिन ये दिन बहुत जल्द आएगा कि उस स्थिति में फिर हम लोग खड़ा हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि मेरे मेरे मतलब मेरे पूर्वजों ने वो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें आने वाला समय में जो उनको हक अधिकार मिला वो हमारे से छीना गया था। तब वो चुपचाप बैठे हुए थे, मजा ले रहे थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपको कोसे, कुछ ऐसा करे कि आपके बच्चे आपका नाम से अपने आप को फक्र महसूस करे, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया। आज उनके बच्चे हैं हम, और उनका आज हम लोग गुणगान गाते हैं, हम लोग उनका जयंती वगैरह सब कुछ मनाते हैं। तो कारण ये है कि आज हम लोग जिस स्थिति में जो भी हैं, हम लोग उनके हिसाब से हैं। कहा जाता है कि हमारे माँ बाप ने तो हमें जन्म दिया, पर वो जन्म का कोई मतलब नहीं होता अगर हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुष हमारे लिए आंदोलन नहीं किए होते और हमें हर स्थिति में आज इस मुकाम में नहीं खड़े किए होते। तो इसका हम लोग दुरुपयोग ना करें, इसको सही तरीके से समझे, तर्क करें, बुद्धिजीवी बने, हम लोग ज्ञानियों को हराने के लिए महाज्ञानी बने और तर्क करना सीखे, सब कुछ देखे समझे। और उसके बाद जो हमें वोट का अधिकार मिला, कैरेक्टर स्पेशल वोट का अधिकार, सेपरेट वोट अधिकार था, वो तो खैर छीन लिया गया पूना पैक्ट के माध्यम से, हमें उससे दूर कर दिया गया। पर फिर भी जो भी है उससे भी हम लोग चाहेंगे तो हमें बंद बक्से का जो ताला है उसका चाबी हम लोगों को दिया गया है, अगर उसको हम लोग डाल के खोल नहीं सकते हैं तो फिर हम और कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि पीपीआईडी का साथ दे, आप सभी, हम आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ चले, और यही सब के बातों खत्म करते। जी जी धन्यवाद। चंदन जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपको गाली न दे, इसलिए आप पीपीआई के साथ हों और फुले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हों और आगे बढ़ें, और आपके जो वंशज होंगे, आगे की पीढ़ी होगी, आप पे फख्र करें, गौरव के साथ नाम लें और सत्ता वर्ग बनने के रास्ते में ही अपना कदम रखें। जी, आज की परिचर्चा में सामने आया है कि अम्बेडकर साहब जो संघर्ष किए शूद्रों के लिए, शूद्रों के हक अधिकार के लिए, मूल निवासी के लिए, जिसे शासक वर्ग बनाना था, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी बातें सामने आई। उन्होंने संविधान सभा में भी संघर्ष किया, अनुच्छेद 340 दिया, 341 दिए, 342 दिए, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, वोट देने का अधिकार दिए हैं। और चर्चा में ये भी आया कि मूल निवासियों का कोई राष्ट्रीय संगठन, राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन नहीं है, और उस तरह के संगठन को जो दावा किया जा रहा है कि पीपीआईडी है जो राष्ट्रीय संगठन है मूल निवासियों का, तो उसे परखे जाने और तर्क के साथ उसमें शामिल हो और उसे मजबूत करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आने वाली पीढ़ी भी आप पर फख्र करेगी और गौरवान्वित होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो चुका है, मैं जो भी उपस्थित हैं उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, और पूरा समय देने के लिए जो जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। आपको भी, आप सबको और आपको भी, सभी साथियों को जय जय मूल निवासी, दीपक जी, चंदन जी, दीपक जी और लाल जी और हमारे कभी जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी सर। फिर मिलेंगे सर। ठीक सर।